हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी मितेश पवार। और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम लास्ट मिनट रिवीजन करने जा रहे हैं IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो लैंड आर बिल्डिंग आर बोथ को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? अगर हमने इस प्रॉपर्टी को हेल्ड किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल्स आर कैपिटल एप्रिसिएशन, तो हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, लैंड या बिल्डिंग या दोनों आपके पास है और आप इससे क्या करते हो, आप इसको रेंट पर देते हो, या फिर आपने इसको रेंट पर नहीं दिया, आइडल है आपके पास, अभी आप वेट कर रहे हो इसकी प्राइसेस इंक्रीज हो, है ना, तब जाके सेल करोगे, यानी कि आप कैपिटल गेन अर्न करना चाहते हो इससे। तो ये आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ आता है फिर? कंफ्यूजन आता है, जैसे एक बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी आपकी। अब वो प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो उसके ऊपर लगता है IS 16। अगर आप प्रॉपर्टी में डीलिंग कर रहे हो, मतलब आपने असेट से हेल्ड रखी हुई है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके ऊपर लगता है IS 2 इन्वेंट्री। फिर वो इन्वेंट्री हो गई आपकी। एक होती है नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, तो उसके ऊपर लगता है IFRS 5। अब इन तीनों के अलावा जो भी सिचुएशन बची वो है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लासिफिकेशन का, तो अब डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। तो डेफिनेशन मैंने बता दी, IS 40, प्रॉपर्टी हेल्ड टू अर्न रेंटल्स आर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन आर फॉर बोथ। क्लासिफिकेशन टेबल यहां पर बना के रखिए, देखो सारे एग्जांपल यहां पर कवर हो जाएंगे आपके। आपने रेंट आउट करी, प्रॉपर्टी को आपने रेंट पर दिया टू अर्न रेंटल्स, ठीक है, तो IS 40 लगेगा। वाई? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लैंड हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन, लैंड हेल्ड फॉर एप्रिसिएशन क्या लगेगा, IS 40 लगेगा। ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आपने हेल्ड करी है। ऑनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यानी कि ऑफिस हो गई आपकी, फैक्ट्री, बिल्डिंग वगैरह, है ना, तो ये क्या है आपका, इसके ऊपर लगेगा 16। और ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अभी जस्ट मैंने आपको लॉजिक बता दिया, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, IS 2 इन्वेंट्री। हेल्ड फॉर सेल नॉट नॉर्मल इन्वेंट्री, है ना, हेल्ड फॉर सेल रखिए, नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, IFRS 5 लगेगा। डिस्पोजल ग्रुप, क्योंकि ये डिस्पोजल ग्रुप है। नेक्स्ट, पार्ट रेंटेड और पार्ट ऑनर्स ऑक्यूपाइड, ये एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। आपकी एक बिल्डिंग है, उसमें से आपने आधी तो क्या करी है, फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट पर दे दिया, और ग्राउंड फ्लोर जो है वो आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर लगेगा IS 16, और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर लगेगा IS 40। लेकिन अगर ये सेपरेबल ना हो तो फिर पूरे पर लगा दो IS 16। चलो नेक्स्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब इसका यूज कहाँ करोगे आप इसका यूज करोगे एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो फिर इस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को आप कहाँ क्लासिफाई करने वाले हो, IS 40 में। कहाँ करोगे, IS 40 में करोगे। ठीक है। चलो, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। एक एग्जांपल पल टू मैंने दे दिया, ग्राउंड फ्लोर और वाला। तो ग्राउंड फ्लोर इन्होंने रेंट रेंट आउट किया और फर्स्ट फ्लोर यूज कर रहे हैं ऑफिस के लिए, तो फर्स्ट फ्लोर के लिए IS 16, ग्राउंड फ्लोर के लिए IS 40। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट मॉडल वर्सेस फेयर वैल्यू मॉडल। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल क्या ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, हम कर सकते हैं, अवेलेबल ऑप्शन है। लेकिन आप जब भी कोई मॉडल यूज करोगे, ध्यान रखना, जब भी कोई मॉडल यूज करोगे तो वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। वंस द मॉडल इज चूजन, इट मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा है। वंस मॉडल इज चूजन टू मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने एक बिल्डिंग के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने मॉडल चूज कर लिया कोई सा भी, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल, तो आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी पर सेम मॉडल लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते एक प्रॉपर्टी पर को मैं कॉस्ट पर रखता हूँ और एक प्रॉपर्टी को मैं फेयर वैल्यू मॉडल पर रखता हूँ। आपको सभी पर रखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन टेस्ट भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है, सेक्शन ए में आ सकता है। कॉस्ट मॉडल क्या बोलता है, कॉस्ट पर रखना है, IS 16 अप्लाइड, IS 16 के जो रूल्स है वो सेम यहाँ पर अप्लाइड हो जाएंगे। आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे। एग्जाम्पल, कॉस्ट कितनी है, वन वन करोड़, यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दो 1 करोड़ को 20 से, तो 5 लाख पर एनम डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फेयर वैल्यू मॉडल, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट टेस्टेड, बहुत टेस्ट किया जाता है। इसमें 3 पॉइंट है, ट्रिकी पॉइंट है इसमें। सबसे पहली चीज, फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ जाता है, फेयर वैल्यू चेंजेस जाता है P&L में। जबकि रिवोल्यूशन मॉडल को कंपेयर करोगे तो रिवोल्यूशन मॉडल का गेन कहाँ जाता है, OCI में जाता है। ठीक है। क्या वहां पर रिवोल्यूशन मॉडल में इंपेयरमेंट और डेप्रिसिएशन लगता है क्या? हाँ लगता है, लेकिन यहाँ नहीं लगता।
फेयर वैल्यू मॉडल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो फेयर वैल्यू मॉडल है उसमें ना तो इम्पेयरमेंट होगा, ना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू मॉडल, मेजर एट द फेयर वैल्यू ईच ईयर, ऑल द गेन या लॉसेस P&L में जाएंगे, नो डेप्रिसिएशन नो इम्पेयरमेंट। एग्जांपल, फेयर वैल्यू एट ईयर एंड 50 लाख थी, कितनी थी? 50 लाख थी। नेक्स्ट ईयर कितनी हो गई? 70। तो कितना चेंज आ रहा है? ये 20 का कहाँ जाएगा? P&L में। जस्ट मैंने समझा दिया आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, दिखता छोटा सा है लेकिन बहुत टेस्ट किया जाता है एग्जाम में ये। ट्रिकी पॉइंट नंबर 3, स्विचिंग मॉडल इज नॉट अलाउड। क्या मॉडल को स्विच कर सकते हो क्या? देखो क्या बोलता है, मॉडल चेंजेस अलाउड ओनली इफ रिजल्ट इन मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, एक्सट्रीमली रेयर। मतलब आप स्विच नहीं कर सकते ना, कि कभी आप कॉस्ट मॉडल पर हो, फिर फेयर पे, फिर कॉस्ट पे, ऐसा बार बार आप चेंज नहीं कर सकते हो। कब चेंज कर सकते हो? जब कि ऐसा करना आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करता है। ठीक है, इफ रिजल्ट इज मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन तो ही अलाउड है, और वो बहुत रेयर केस में होता है। तो आप क्या लिखोगे एग्जाम में अगर ऐसा आ गया? तो क्या अलाउड है ही नहीं क्या? अलाउड है, लेकिन बहुत रेयर केस में। कब होगा अलाउड? जब वो मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन क्लासिफिकेशन, मैंने एक एग्जांपल में बताई दिया वैसे वो, है ना। प्रॉपर्टी क्या है अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ यूज करने वाले हैं। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे तो IS 40 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इफ विल बी यूज्ड एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आफ्टर द कंप्लीशन, कंप्लीशन होने के बाद हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे, तो इस पर IS 40 लगेगा। एग्जाम्पल, कंपनी बिल्ड अ शॉपिंग मॉल इंटेंडेड टू रेंट यूनिट्स। तो क्या करेंगे, शॉपिंग शॉपिंग मॉल को कंस्ट्रक्ट करके हम इसको रेंटिंग पर देंगे, यानी कि हम, हमारी ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 ईयर का है। क्लासिफिकेशन IS 40 फ्रॉम डे 1 से, डे 1 से हम इसको क्लासिफाई करेंगे, ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द IS 40, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस स्टैंडर्ड में अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल टेस्ट किया जाता है तो वो यहां से किया जाता है। आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब ट्रांसफर कर रहे हो मतलब आप प्रॉपर्टी का यूज चेंज कर रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्रॉपर्टी उसका यूज चेंज कर रहे हो। तो एग्जांपल से समझते हैं। पहले आप, आपके पास क्या थी? IS 16 में पीपीई थी। अब पीपीई से उसको ट्रांसफर कर रहे हो, उसका यूज चेंज कर रहे हो। अब अपने बिजनेस में यूज नहीं करोगे, आप इसको रेंट आउट कर दोगे प्रॉपर्टी को। तो मतलब आपका क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंज हो रहा है ना, ट्रांसफर कर रहे हो। IS 16 से IS 40 में ट्रांसफर कर रहे हो। पहले इन्वेंट्री थी, पहले क्या थी आपकी? इन्वेंट्री थी। अब कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो? IS 40 में ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो आपके क्या चेंज हो रहे हैं? यूजेस चेंज हो रहे हैं। तो उस केस में क्या इंपैक्ट आएगा वो भी देखेंगे, अकाउंटिंग देखने वाले हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है ना। तो यहाँ पर है ना, डेट ऑफ ट्रांसफर इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस दिन हम यूजेस चेंज कर रहे हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफर डेट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसफर डेट। एक होती इन, हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे, लेकिन हमने जो यूज चेंज किया उस दिन को इंपॉर्टेंस दिया जाता है यहाँ पर। तो देखो क्या बोलते हैं। एग्जाम्पल, ऑफिस बिल्डिंग बिकम्स फुली रेंटेड, ट्रांसफर डेट, डेट ऑफ चेंज इन यूज, नॉट डिसीजन डेट। डिसीजन डेट को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारा, ये आपको एग्जाम्पल से सारी चीज कवर हो जाएगी आपकी। ट्रांसफर आउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अभी तो हम ट्रांसफर कहाँ गए थे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन क्या इससे आउट भी हो सकते हैं क्या? मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हम अदर में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, यूज चेंज हो गया हमारा। पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब हम इसको इन्वेंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? हमारे ऑफिस बिल्डिंग में, यानी कि पीपी की तरह ट्रीट करेंगे इसको। ठीक है, तो चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल, कंपनी मूव्स इट हेड ऑफिस इनटू द बिल्डिंग प्रीवियसली रेंटेड। तो बिल्डिंग थी हमारे पास, उसको हमने पहले रेंट पर दी थी, अब क्या करेंगे? इसको हम खुद के बिजनेस के लिए यूज करेंगे। तो पहले क्या थी ये? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। अब इसका क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, IS 16 लगेगा इसके ऊपर, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। चलो, ट्रिकी पॉइंट नंबर 6, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, और यहीं से आपके टेस्ट किए जाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। मेजरमेंट ऑन ट्रांसफर, कैसे आप मेजरमेंट करोगे? ट्रांसफर कर रहे हो ना आप, या तो इन या तो आउट। मतलब कि 16 से, IS 16 से आप कहाँ जा रहे हो? IS 40 में जा रहे हो। IS 16 से IS 40 में जा रहे हो, या फिर IS 40 से IS 16 में जा रहे हो। तो इस केस में आप मेजरमेंट कैसे करोगे? तो वो यहाँ पर बताया गया है।
पीपी, तो आपको देखना पड़ेगा पीपी पहले किस पर रखी जा रही थी। पीपी अगर रिवोल्यूशन मॉडल पर रखी जा रही थी तो डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन तक आप सबसे पहले क्या निकाल लो, उसका रिवोल्यूशन कर लो उस दिन तक। क्या बोल रहा हूं, आपने लास्ट ईयर क्या करा होगा, रिवोल्यूशन करा होगा फॉर एग्जांपल के लिए। अब जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन डेट ऑफ ट्रांसफर पर रिवोल्यूशन कर लो एक बार। तो रिवोल्यूशन या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, तो उसका ट्रीटमेंट कर लो एज पर IS 16। अब आप मूव करोगे, जो भी वैल्यू आएगी, यह वैल्यू क्या बन जाएगी, अब आपकी ट्रांसफर वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रांसफर वैल्यू बन जाएगी फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चलो, तो देखो समझाता हूं यहां से। पीपी रिवोल्यूशन मॉडल पर रखी थी, अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भी किस पर रखा जाएगा, कौन सा मॉडल चूज कर रहे हैं, फेयर वैल्यू मॉडल। तो देखो यहाँ पर रिवोल्यूशन मॉडल, यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल, क्या होगा देखो। अप्लाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, IS 16 अप्लाई करेंगे ट्रांसफर करने से पहले, यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर पर। इफ कैरिंग अमाउंट इंक्रीज होती तो रिवोल्यूशन गेन OCI में जाएगा। अगर डाउन होता है कि रिवोल्यूशन लॉस होता है तो वो कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा, अनलेस इट्स रिवर्सल सरप्लस, है ना। सेम IS 16 में जो देखा है ना हमने, अगर मान के चलो पहले अपवर्ड रिवोल्यूशन हुआ था, यानी कि रिवोल्यूशन गेन है, तो हम पहले तो रिवोल्यूशन गेन को माइनस कर देंगे रिवोल्यूशन लॉस से, फिर बचा हुआ रिवोल्यूशन लॉस P&L में ले जाएंगे। सिंपल सी बात है ये तो। अप्लाई IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल आफ्टर द ट्रांसफर। अब ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर के बाद हम क्या करेंगे, IS 40 अप्लाइड करेंगे। तो IS 40 अप्लाइड करेंगे तो डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन तो सब कुछ सेम है ना, उस दिन तो कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जब भी फेयर वैल्यू में चेंज आएगा, जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस आएंगे उसके बाद, उसको हम कहाँ ले जाएंगे, P&L में। अभी तक हम रिवोल्यूशन गेन था, पहले क्या था, रिवोल्यूशन गेन OCI में ले जा रहे थे, अब वो क्या बन गई आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब कहाँ जाएगा गेन, P&L में, ठीक है। तो ऑल फ्यूचर चेंजेस इन द फेयर वैल्यू गोज टू द P&L। नेक्स्ट, पीपी किस पर रखी है, आपकी रिवोल्यूशन मॉडल पर, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर रखोगे आप, कॉस्ट मॉडल पर। तो क्या होगा, सेम एग्जांपल, लेकिन यहां पर जो चेंजेस आएंगे, अभी जो कर रहे थे वो सेम है, एक्सेप्ट वन थिंग। देखो पढ़ा देता हूँ फिर भी। सबसे पहले क्या करोगे, IS 16 लगाओगे, गेन हुआ तो OCI में, लॉस हुआ तो P&L में, ठीक है। अप्लाई IS 40 कॉस्ट मॉडल। अब क्या करना है हमें, जो यहाँ से जो रिवैल्यू, यहाँ रिवैल्यूड अमाउंट आई थी, जो भी रिवैल्यूड अमाउंट आई थी वो क्या बन जाएगी, इसके लिए कॉस्ट बन जाएगी। आफ्टर ट्रांसफर ट्रीट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IP मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट कॉस्ट, कंटिन्यू द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, नो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है आगे, सब कुछ एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, वहां से समझेंगे। एक बार थ्योरी पढ़ लेते फटाफट। नेक्स्ट, अब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो रही है किसमें, PPE में। तो यहां पर इसकी क्या है, ये फेयर वैल्यू मॉडल पर रखी थी, कहां पर रखी थी, फेयर वैल्यू मॉडल पर रखी थी। अब PPE में जा रहा है, PPE क्या है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। तो IS 40 फेयर वैल्यू चेंजेस कहां ले जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन फेयर वैल्यू निकाल लेंगे। तो फेयर वैल्यू चेंजेस जो भी आया है उसको ले जाएंगे P&L में। अब ये जो फेयर वैल्यू आई है यही क्या बन जाएगी, आपकी PPE की कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो गेन आया वो कहाँ ले गए, गेन या लॉस जो भी आया फेयर वैल्यू चेंजेस में, P&L में ले गए। अब अप्लाई करेंगे फिर IS 16, तो IS 16 के ऊपर आप क्या कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो, तो क्या लगेगा, जो भी वैल्यू आई थी, जो भी फेयर वैल्यू आई थी, इसकी कॉस्ट बन जाती है, और उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में। असेट्स बिकम द PPE एट दिस फेयर वैल्यू, मतलब एट दिस फेयर वैल्यू, मतलब जो IS 40 में जो फेयर वैल्यू आई है वो स्टार्ट डेप्रिसिएशन एज अ PPE। चलो, if the later you choose the revaluation model IS 16, रिवोल्यूशन मॉडल, रिवोल्यूशन रूल्स अप्लाई, जैसे नॉर्मल केस में होता है, आप कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल पर जा रहे हो, IS 16 अप्लाइड होगा उस केस में भी। चलो नेक्स्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी कॉस्ट मॉडल पर रखी थी, अब PPE भी कॉस्ट मॉडल पर रख रहे हैं, तो इसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं आया ना। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वही आपकी क्या होगी, अब PPE की वैल्यू बन जाएगी, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा है। तो देखो सबसे पहले IS 40 अप्लाइड करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा, नो गेन लो नो लॉस। यहाँ पर IS 16 में क्या बन जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी, मतलब कॉस्ट थी, वही इसकी कॉस्ट बन जाएगी। नाउ ट्रीटेड असेट्स एज अ PPE, डेप्रिसिएट करो, ऑपरेशनली स्विचेस टू द रिवोल्यूशन मॉडल। अगर आपको रिवोल्यूशन मॉडल पर जाना है PPE को, तो आप ले जा सकते हो, है ना। चलो, अब सारी चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, बड़ा सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं, आपको सोर्स पर देखना है, सोर्स रिवेन्यू मॉडल फॉलो कर रहा है या कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अगर उसमें आ रहे हैं हम, PPE में आ रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पर रखी थी, रिवोल्यूशन मॉडल पर रखी थी या कॉस्ट पर रखी थी, दैट्स इट। अब इसका इंपैक्ट पता है कहाँ आ रहा है, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन जो भी गेन या लॉस आएगा उसको कहाँ ले जाना है, बस इतना। यही इसका मेन रीजन है ये फाइंड आउट करने का। चलो देखते हैं एग्जांपल 1।
पीपी हमारे पास क्या है, पीपीई है, ठीक है, रिवोल्यूशन मॉडल पर रखी हुई है। कैरिंग अमाउंट कितनी है उसकी, ये रही कैरिंग अमाउंट। फेयर वैल्यू कितनी है उसकी, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन ये है। तो क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, मतलब फेयर वैल्यू यहाँ पर, सॉरी, रिवैल्यू, रिवोल्यूशन का गेन है यहाँ पर, क्या है, रिवोल्यूशन का गेन है, कहाँ जाएगा, ओसीआई में। देखो जरा रिवोल्यूशन गेन कहाँ गया, ओसीआई में गया। चलो ठीक है। अब नई वाली कैरिंग अमाउंट देखो यहाँ पर, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर अब नई वाली कैरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी, आप इसकी एंट्री क्या करोगे, पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, यानी कि पीपी की वैल्यू बढ़ गई ना। अभी बुक्स में कितनी चल रही थी, पहले ये चल रही थी, अब कितनी हो गई, अब ये हो जाएगी। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 10,000 ऐड कर दो ना, सॉरी, 10 लाख ऐड कर दो उसमें। चलो, अब ये 10 लाख ही ना ट्रांसफर प्राइस बन जाती है, क्या बन जाती है, ट्रांसफर प्राइस बन जाती है, यानी कि ट्रांसफर अमाउंट बन जाएगा। किसके लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। अब इसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे वो पी एंड एल में जाएंगे। देखो, ट्रांसफर असेट्स टू आईपी एट दिस अमाउंट, ये रही रिवाइज्ड करेंगे अमाउंट पर, ठीक है। आफ्टर आफ्टर ट्रांसफर ऑल द फेयर वैल्यू चेंजेस पी एंड एल में जाएंगे। फाइनल ट्रांसफर अमाउंट दिस, इसको मत लिखो, नहीं भी लिखेगा कंफ्यूज हो जाओगे, अदरवाइज सिंपल सी बात है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले जो प्रीवियस जहां से ट्रांसफर होके आ रहा है, यानी कि सोर्स पे हम क्या कर लेंगे, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन कैरिंग अमाउंट निकाल लेंगे, दैट सेट। वही कैरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी, सामने वाले के लिए कॉस्ट बन जाएगी, उस पे वो रिकॉर्ड कर लेगा। उसके बाद के जो भी फेयर वैल्यू चेंजेस है वो करता रहेगा, पीएनएल में ले जाएगा। अगर मान के चलो उसका कॉस्ट मॉडल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट, अब देखो पीपी हमारे रिवोल्यूशन मॉडल पर है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर है। तो क्या होगा, कैरिंग अमाउंट कितनी है अभी, ये है ना। तो रिवोल्यूशन मॉडल अगेन सेम चीज, ओसीआई में जाएगा इसका डिफरेंस, रिवोल्यूशन गेन, ठीक है। अब इसकी न्यू कैरिंग अमाउंट क्या है, ये आ गई न्यू कैरिंग अमाउंट, ये क्या बन जाएगी, सामने की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या बन जाएगी, कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। ये देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्डेड एट द कैरिंग अमाउंट दिस। डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा कंटिन्यूअसली, नॉर्मली जैसे लगता है। नो फेयर वैल्यू चेंजेस, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल तो है नहीं, तो फेयर वैल्यू चेंजेस जाएंगे नहीं कहीं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर आते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर रखी थी और जो पीपी वो भी फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हम फेयर वैल्यू चेंजेस को पहुंचा देंगे कहां पर, पी एंड एल में, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन। देखो प्रीवियसली कैरिंग अमाउंट कितनी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, ये है। अब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज कहाँ जाएगा, पी एंड एल में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने IS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाइड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं IS 16 पर। तो अब इसकी जो कैरिंग अमाउंट है, अब कितनी हो गई, ये 13 लाख हो गई ना, ये 13 लाख क्या हो जाएगी, पीपीई की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। ये देखो, ट्रांसफर टू पीपीई एट दिस अमाउंट हो गई। अब जो भी चेंजेस आएंगे, इसके बाद जो भी चेंजेस आएंगे उसको बोलेंगे हम रिवोल्यूशन गेन या लॉस, और वो कहाँ ले जाएंगे, गेन हुआ तो ओसीआई में, लॉस हुआ तो पीएनएल में। चलो, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी कॉस्ट पर है और पीपी भी कॉस्ट पर है, तो कोई चेंजेस ही नहीं आना है। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट है वही क्या बन जाएगी, कैरिंग अमाउंट, सीधे सीधे पीपी की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितनी है, दिस। फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, लेकिन यहाँ पर इररिलेवेंट है, क्यों, क्योंकि ये कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है। तो कोई चेंजेस, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन हम कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। तो ये जो 8 लाख है यहाँ पर, $800,000, यही क्या बन जाएगा आपका, केयरिंग अमाउंट बन जाएगा पीपी का भी। तो देखो यहाँ पर लास्ट में आके देख लो, लेकिन यहाँ पर ये रहा फाइनल ट्रांसफर अमाउंट, ठीक है, केयरिंग अमाउंट बन जाएगा पीपी का। बड़ी से सिंपल सा है, एक नटशेल में बताऊं। सबसे पहले आप क्या करना, गलती क्या होती है, हम डेट ऑफ ट्रांसफर को ध्यान में नहीं रखते। डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन आप केयरिंग अमाउंट निकाल लो, आप क्या मॉडल यूज कर रहे हो तो छोड़ो, कौन सा मॉडल, क्या कौन सी असेट्स यूज कर रहे हो, आप कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हो, सब कुछ छोड़ दो, डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन केयरिंग अमाउंट निकाल लो एग्जिस्टिंग मॉडल के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। वही केयरिंग अमाउंट क्या बन जाएगी आपकी, जिसमें ट्रांसफर कर रहे हो उसकी केयरिंग अमाउंट बन जाएगी। चलो, तो यहां पर ये पॉइंट कंप्लीट हुआ, आते नेक्स्ट। ट्रिकी पॉइंट नंबर 7, ट्रीटमेंट ऑफ एंसिलरी सर्विसेज, है ना। आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या हमारी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, IS 16 क्या लगेगा, समझ में नहीं आता। तो समझते हैं चला इस एग्जांपल से। देखो आपने क्या करा, बिल्डिंग रेंट पर दी, क्या दे रहे हो आप, बिल्डिंग रेंट पर दे रहे हो। तो आप क्या लगाते हो, IS 16, IS 40 लगाते हो। लेकिन इस बिल्डिंग के साथ में ना दूसरी सर्विसेज भी दे रहे हो, जैसे सिक्योरिटी की सर्विस दे रहे हो आप, पार्किंग की सर्विसेज भी दे रहे हो, है ना, उस बिल्डिंग में पार्किंग की सर्विसेज भी दे रहे हो आप, और सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज भी दे रहे हो। तो अब क्या करो, यहाँ पर ये जो इनकम आ रही है एक्स्ट्रा, इसके वजह से क्या आपका ये पूरा बिजनेस
क्या आप ऐसा बोलोगे कि आप ये बिल्डिंग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो? अगर आप ऐसा बोलोगे तो IS 16 लग जाएगा। नहीं, ये एंसिलरी सर्विसेज बोलते हैं इसको। ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या है यहाँ पर? रेंट पर बिल्डिंग देना, तो IS 40 लगेगा। ठीक है, तो देखो, रेंटल प्लस इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज IS 40 लगेगा। अगर रेंटल प्लस सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रहे हो तो इसको बोलेंगे हम IS 16 अप्लाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो फॉर प्रोवाइडिंग अदर सिग्निफिकेंट सर्विसेज। तो देखो क्या बोल रहा है ये, इस पर लगेगा IS 16 एज वेल एज इस पर लगेगा IFRS 15 भी। क्यों? देखो, रेंटल इनकम कहाँ जाएगी? IS 40 में रेंटल इनकम कहाँ जाती? अदर इनकम में। जबकि IFRS क्या बोल रहा है? अब ये तो आपका मेन बिजनेस ही है ना। रेंटिंग पर, रेंट पर आप दे रहे हो बिल्डिंग, उसके साथ में दूसरी सिग्निफिकेंट सर्विसेज भी दे रहे हो। तो ये तो आपका क्या हो गया? मेन बिजनेस। और मेन बिजनेस से जो भी रेवेन्यू आती है वो आपके IFRS 15 के अकॉर्डिंग ट्रीट होती है। मतलब वो मेन रेवेन्यू हो गया आपका। सिनेरियो देखो यहां से और समझ में आएगा। एग्जांपल, रेंटेड ऑफिस बिल्डिंग, उसके साथ में आपने पार्किंग और सिक्योरिटी दे दी, तो ये IS 40 बोलेंगे मतलब कि IS 40 लगेगा इस पे। और इसकी इनकम जो है वो कहाँ जाएगी? अदर इनकम में जाएगी। मेन रेवेन्यू नहीं है ये आपकी। होटल, आप होटल चला रहे हो यानी कि बिल्डिंग है होटल की, उसमें आप अकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहे हो, फूड दे रहे हो, हाउस कीपिंग दे रहे हो, यानी कि सिग्निफिकेंट सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है ना? तो ये क्या है आपका इसके ऊपर लगेगा IS 16। का काम क्या है यहाँ पर? डेप्रिसिएशन निकालना वगैरह है ना। मतलब जो भी यहाँ पर मेजरमेंट होगा वो IS 16 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो रेवेन्यू वाला पार्ट है, वो रेवेन्यू के पार्ट को आप क्या बोलोगे? जो इनकम हो रही है किससे? अकोमोडेशन, फूड, हाउस कीपिंग से जो इनकम हो रही है उसको आप बोलोगे मेन रेवेन्यू। इस पर लगेगा IFRS 15। चलो, यहां से और समझ लो एक और सिनेरियो। सेम सिनेरियो को हमने और डिस्क्राइब किया। यहाँ पे देखो, ऑफिस रेंटल सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है, होटल में सिग्निफिकेंट सर्विसेज है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कौन से अप्लाई होंगे? 40, और यहाँ पर IFRS 16 और 15। क्या बोलोगे आप इसको? प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन क्या बोलोगे? IS 40 तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर ऑनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। रेवेन्यू का स्टैंडर्ड तो यहाँ पर IS 40 लगेगा, यानी कि यहाँ तो आपका रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है नहीं कुछ, तो सीधे रेंटल इनकम कहाँ ले जाते हो? P&L में अदर इनकम के नाम से। और होटल के केस में यहाँ पर 15 लग जाएगा आपका। फेयर वैल्यू चेंजेस, यहाँ पर यस फेयर वैल्यू मॉडल होता है तो चेंजेस जाएंगे। यहाँ पर रिवोल्यूशन मॉडल लगेगा आपका, तो रिवोल्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंग ले जाना, या कॉस्ट मॉडल भी लगा सकते हो। ठीक है, वॉट एवर जो भी, यानी कि यहाँ पर फेयर वैल्यू चेंजेस नहीं होगा कुछ भी। चलो, एग्जांपल से समझते हैं सारी चीजें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बिल्डिंग इज क्लासिफाइड एज IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह दिखाते हो तो क्या अकाउंटिंग एंट्रियां करते हो, तो आपको क्या मिलेगी? रेंटल इनकम आएगी। रेंटल इनकम कैश अकाउंट डेबिट या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे? रेंटल इनकम, और ये जाएगा अदर इनकम में। ठीक है, और फेयर वैल्यू चेंजेस होगा तो फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ ले जाओगे? फेयर वैल्यू चेंजेस ले जाओगे सीधे P&L में। तो देखो यहाँ पर, कंपनी चूज फेयर वैल्यू मॉडल। ओपनिंग फेयर वैल्यू कितनी है? 20 करोड़। और ईयर एंड वैल्यू कितनी है? 21, यानी कि 1 करोड़ का क्या हुआ? फेयर वैल्यू चेंजेस कहाँ ले जाओगे? P&L में क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, रेंटल इनकम। अब एक कंफ्यूजन हो रहा था, क्या हम इसको लीज माने? क्या लीज पर दिया हुआ है? नहीं, ये लीज नहीं है, ये नॉर्मल अकाउंटिंग होगी यहाँ पर। नो, दिस इज नॉट लीज गिवन बाय द कंपनी, दिस इज सिंपली रेंटल इनकम। और कहाँ ले जाओगे? P&L अदर इनकम में। चलो, ना तो इसके ऊपर IFRS 15 लगाओगे, ना ही 16 लगाना है। एंट्री क्या करोगे? कैश या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंटल इनकम, जो फेयर वैल्यू चेंजेस आया था उसको कहाँ ले जाना है? P&L में। एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू गेन। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर आप प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करते हो, है ना, मतलब IS 16 के अकॉर्डिंग क्लासीफाई होती है, मतलब वो आपकी PPE बिल्डिंग अगर, तो फिर क्या होगा? डेप्रिसिएशन लगेगा IS 16 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगेगा। कॉस्ट कितनी है? 20 करोड़। डेप्रिसिएशन 5% यानी कि 1 करोड़ आ रहा है, तो ये कहाँ क्या करोगे? इसके अकाउंटिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, नो फेयर वैल्यू चेंजेस अलाउड अंडर IS 16। रेवेन्यू अंडर IFRS 15, जो भी रेवेन्यू होगी उसको ट्रीट करोगे 15 के अकॉर्डिंग। होटल चार्जेस वॉट एवर जो भी निकला होटल के जितने भी चार्जेस वो कहाँ ले जाओगे आप? रेवेन्यू रिकॉर्ड करोगे इसको, है ना। IFRS की इनकम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की मेन रेवेन्यू है ये। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताओ, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब रेवेन्यू तो फाइंड आउट कर लिया आपने, 2.5 करोड़ है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, कैलकुलेशन दे रखा है, आप पढ़ लेना। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताओ, ये सर्विसेज की जो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, तो आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब कर रहे हो? हम IFRS 15 पढ़ेंगे, वहां पर भी बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर हम प्रोवाइडिंग होटल सर्विसेज ओवर द टाइम दे रहे हैं। हम एक दिन दे रहे हैं क्या? नहीं, हम तो रेगुलर बेसिस पर दे रहे हैं ना।
तो हम रेगुलर बेसिस पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग होटल सर्विसेज ओवर द टाइम, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज डेली एज सर्विस आर रेंडर्ड। एंट्री क्या करोगे, कैश या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट क्या कर दोगे आपका मेन रेवेन्यू यानी कि सेल्स। चलो, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट भी आएगी, तो सिंपल सी एंट्री क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या पेबल्स अकाउंट। चलिए, तो इसी के साथ IS 40 के हमने सारे ट्रिकी पॉइंट कंप्लीट कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।